तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का लेसन नंबर 2 जिसका नाम हमारा हीट यानी कि ऊष्मा। इससे पहले मैं साइंस का पहला लेसन करा चुका हूँ जिसका नाम था हमारा प्रकाश। तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग क्या करेंगे, करने वाले क्या है, इसमें पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। तो शुरू करते हैं। आज के हमारे देखिए टॉपिक क्या है, देखिए ऊष्मा। उसमें से पहले क्वेश्चन किस हिसाब से निकल के आएंगे, देखिए पहला कह रहा है ऊष्मा। अब ऊष्मा क्या होती है हम लोग देखेंगे। ऊष्मा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है हमारी। ठीक है, एनर्जी है, और जो कि अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आईसीआर टेक्नीशियन की बुक से करा रहा हूँ और इसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए किस हिसाब से इन चीज़ों को पूछा जा रहा है, तो ध्यान से मैं कह रहा हूँ कि इनकी थ्योरी को आप लोग पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा हमारा। दूसरी लाइन हमारी कह रही कि ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर में हमारा अगर अंतर होता है तो ऊष्मा का क्या होता है, हमारा प्रवाह हो जाता है। थर्ड लाइन कह रही है हमारी कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, जबकि ताप का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, केल्विन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया हमारा जो यानी ऊष्मा यानी हीट होती है उसका मात्रा क्या होता है, तो हम लोग याद रखेंगे जूल होती है, और टेम्परेचर का मात्रा क्या होता है हमारा, केल्विन होता है हमारा। चलिए आगे क्या है हमारा, इसमें आगे हमारा ऊष्मा तथा टेम्परेचर में अंतर क्या है हमारा। अब ऊष्मा टेम्परेचर में अंतर में क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि ऊष्मा के बढ़ने पर ताप हमारा क्या होता है, बढ़ता है हमारा। अगर जैसे जैसे हम ऊष्मा देते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये देखिए यहाँ पे हम किसी में क्या देते हैं, यहाँ देखिए ऊष्मा जा रही है हमारी, ऊष्मा दे रहा तो ये क्या बढ़ रहा है हमारा, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे ये फिगर करके यहाँ बुक में हमारा मेंशन किया था, तो मैंने आपके लिए बुक में जो जो चीज़ दे रखी है और जितना फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट दे रखा है सिर्फ मैंने वही लिया है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे काम की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट ही लिया है। बाकी इसके आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आप लोग खुद देखेंगे क्या हमारी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अब इसमें यही क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा के बढ़ने से ताप हमारा क्या होता है, बढ़ता है, और अगर ऊष्मा का मान घटता है तो ताप का मान क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर, ऊष्मा बढ़ता है तो ताप भी बढ़ता है, और ऊष्मा घटेगी तो ताप भी हमारा क्या होगा, घटेगा हमारा। यही चीज हमारी यहाँ पे फिगर मेंशन दे रखी है। हमारे पानी है, अब पानी का स्तर क्या होगा, जैसे ऊष्मा और हीट करेंगे तो पानी क्या हमारा उबलेगा, हमारा ऊपर ऊष्मा यानी कि टेम्परेचर गर्म होगा हमारा, और यही हमारा ऊष्मा और टेम्परेचर दे रखा है। चलिए आगे इसमें देखिए क्या क्या चीजें दे रखी है हमारी। अब इसमें से क्या चीजें इसमें देखिए पूछी जाएंगी, वही चीज मैंने ले रखी है, जिसमें से पहली चीज क्या है हमारी, यानी कि तापमान टेम्परेचर मापने के स्केल हमारे। अब टेम्परेचर मापने के स्केल कौन कौन से होते हैं हमारे, देखिए स्केल दे रखा है, ये हमारा निम्नतम बिंदु दे रखा है और ये हमारा उच्चतम बिंदु दे रखा है। अब इसमें से पहला क्या है हमारा, सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड हमारा। सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में देखिए पहला हमारा सेल्सियस है, उसमें से अगर बात करें निम्नतम टेम्परेचर की तो निम्नतम टेम्परेचर हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका उच्चतम टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा। ठीक है, यानी कि अगर जो हमारा सेल्सियस है, सेल्सियस में निम्नतम टेम्परेचर 0 और उच्चतम 100। कैल्विन पैमाने पर जो हमारा निम्नतम टेम्परेचर होता है वो 273 कैल्विन होता है। ये के फॉर कैल्विन है और सी फॉर डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये हमारा उच्चतम टेम्परेचर क्या होता है, 373 कैल्विन होता है हमारा। आगे लाइन क्या है हमारी, फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट क्या है हमारी, ये फ़ारेनहाइट यानी कि अगर निम्नतम बात करें फ़ारेनहाइट का तो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और उच्चतम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट होता है हमारा। अब एक चीज़ दे रखी है र्यूमर पैमाना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया हमारा कि र्यूमर पैमाना क्या होता है। तो इसमें जो निम्नतम होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उच्चतम होता है हमारा 80 डिग्री र्यूमर पैमाना हमारा। आगे दे रखा रैकिन, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अब तक हमारा, तो इसीलिए मैंने ये भी ले लिया है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए आयशा टेक्नीशियन का फ्रेंड तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारे सिर्फ और इजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके जो आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने वो चीज़ें भी रखी हैं जो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगी हमारी। रैकिन क्या है, रैकिन मतलब क्या होता है हमारा, आरए, और उसके जो निम्नतम टेम्परेचर होता है वो 492 होता है, और हाईएस्ट कितना होता है हमारा 672 आरए होता है हमारा। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और जिसको भी पूरा कंप्लीट कोर्स करना है तो मैंने अलग से इस बुक की चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाके एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। चलिए अब इसमें आगे चीज़ क्या दे रखी है सर, ये क्या दे रखा है इतना बड़ा सा फार्मूला। तो ये फार्मूला हमारा कि अगर कोई डिग्री, ये हमारा सेल्सियस पैमाना है, ये हमारा केल्विन पैमाना है, ये हमारा फ़ारेनहाइट है हमारा, ये हमारा र्यूमन है और ये हमारा क्या रैंकिन है हमारा। तो इनके सभी अलग अलग हमारे क्या दे रखे, फॉर्मूले दे रखे। ये बराबर इक्वल क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है हमारा। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारी डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी और हमें उसको केल्विन में चेंज करना होगा तो ये दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डिग्री की जगह डिग्री का मान रख देंगे, हमारा केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे सारे फॉर्मूले दे रखे हमारे, तो आप लोग अच्छे से इनको नोट कर लीजिए हमारा। चलिए अगला इसमें पॉइंट क्या दे रखा हमारा कि जल का हिमांक क्या होता है हमारा। देखिए जल का हिमांक और क्वथनांक से क्वेश्चन हमारे दो बनते हैं हमारे। जल का हिमांक देख क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का जो हमारा हिमांक होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ये जल का हिमांक कितना होता है तो ये होता है 273 केल्विन होता है, और यहाँ पे कितना फ़ारेनहाइट में 32 होता है, और र्यूमर में हमारा कितना होता है 0 होता है। तो याद रखेंगे हमारा जल का जो हमारा हिमांक होता है डिग्री सेंटीग्रेड में 0 होता है, केल्विन पैमाने पर 273 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 होता है, और र्यूमर में 0 होता है हमारा। तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। अगला हमारा जल का क्वथनांक क्या होता है, तो बात करते हैं जल के क्वथनांक की हमारी। अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर बात करें तो ये 373 केल्विन होता है हमारा, और हमारा फ़ारेनहाइट पे बात करें तो ये 212 फ़ारेनहाइट होता है, और र्यूमर पैमाने पर बात करें तो 80 फ़ारेनहाइट होता है, 80 र्यूमर पैमाना होता है हमारा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जल का हिमांक कितना होता है, तो याद रखेंगे 273, और जल का क्वथनांक कितना होता है तो आप लोग रखेंगे 373। चलिए आगे इसमें क्या चीज़ हमारी दे रखी है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया हमारा कि अब यहाँ सर एमसीक्यू अभी से स्टार्ट हो गए, नहीं एमसीक्यू अभी नहीं स्टार्ट हो गई, इसमें से क्वेश्चन दे रखा था मैंने इसलिए उठाया है। क्वेश्चन है हमारा कि ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है। तो अभी हम लोगों ने डिफिनेशन करी थी कि ऊष्मा उत्पन्न होती अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण हमारा। ठीक है, नहीं विश्वास है तो चलिए भाई शुरू से आ जाइए। ये देखिए हमारा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है हमारे। तो एक भी क्वेश्चन आपका मैं सोचता हूँ बाहर एग्जाम में नहीं जाए हमारा, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब चलिए देखिए इसमें आगे क्या दे रखा हमारा। हाँ ये आया, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई हमारी। क्या आया भाई, अगर कोई क्वेश्चन दे दे हमारा कि 60 डिग्री ये क्या सी को केल्विन में बदलना है हमारा, यानी कि सेल्सियस पैमाने को केल्विन पैमाने पर कैसे बदलते हैं हमारा। तो एक तो ये चीज़ दे रखी है हमारे, देखिए से ये 60 डिग्री हमारा था हमारा। अब देखिए ये ऊपर यही चीज़ फार्मूला है हमारा, देखिए आ जाइए ऊपर आ जाइए एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स हमारा। हाँ ये देखिए ये फार्मूला दे रखा हमारा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 बटे 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0, केल्विन माइनस 273, 373 माइनस 273 हमारा। तो ये चीज़ जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक आपकी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। अब सर जी क्या फॉर्मूले न्यूमेरिकल भी आएंगे क्या, हाँ तो देखिए न्यूमेरिकल भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कोई भी चीज़ आपकी बाहर नहीं जाएगी। तो देखिए डिग्री सेंटीग्रेड है हमारा, तो क्या करा देखिए यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड था हमारा, यहाँ पे 60 रख दिए, माइनस 0 बटे 100 माइनस 0, हमें केल्विन में चेंज करना तो के की वैल्यू ऐसे रखी हम, तो 0 का 0 काम खत्म हो गया हमारा। अब 60 यहाँ पे बचा हमारा, और 373 में से अगर 273 घटा दे तो कितना बचेगा हमारा 100, तो इधर पे हमारा ये 100 बचा, और इधर पर 0 से 0 तो काम खत्म है हमारा, तो ये 100 और ये 100, ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा, तो ये बचा देखिए 60 और ये माइनस 273, तो इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 333 केल्विन। अब सर जी हम फॉर्मूला याद नहीं रख पाएंगे, अच्छा भैया फॉर्मूला नहीं याद रखोगे कोई बात नहीं, तो ये ट्रिक तो याद कर लो कम से कम। अब ट्रिक कौन सी है, अगर कोई हमारा डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा हो, हमको अगर केल्विन में चेंज करना हो तो क्या कर देंगे, हम एक्स में वैल्यू को जोड़ देंगे। जब हमको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन पैमाने पर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, जो जितनी वैल्यू दे रखी हो उसी में उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। हमारे पास 60 डिग्री दे रखा था, 60 डिग्री क्या दे रखा था, तो 60 डिग्री हमारा सेल्सियस पैमाना दे रखा था। अब सेल्सियस में क्या 273 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा। अब यही चीज़ अगर केल्विन में दे रखी हो तो केल्विन से अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो एक्स में क्या कर देंगे घटा देंगे। समझ में आया तो तुरंत लाइक ठोको यहाँ पे। चलो अगला क्या है हमारा, हाँ अब ये आई काम की चीज़ें हमारी, मैंने वही उठाया है एग्जाम में जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी हमारी। अब नोट्स में क्या है भाई, 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं,
कई बार एग्जाम में पूछा गया कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं, तो परम शून्य ताप उसे कहते हैं यानी कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। सेकंड लाइन क्या है हमारी, 0 केल्विन या -273 संसार का सबसे न्यूनतम टेम्परेचर है हमारा। थर्ड लाइन क्या है हमारा, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, अर्थात इस तापमान पर गैस ठोस का रूप ले लेती है हमारी। तो ये चीज़ आपकी यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे हमारे। अब आगे इसमें क्या दे रखा है हमारा, ये सर जी इतना ये फिगर काहे का दे रखा है, तो फिगर वो ये इस चीज़ का हमारा, ये देखिए बर्फ है हमारी, ये पानी है हमारा और ये वाष्प हमारा। बर्फ कैसी होती है, ठोस होती है, पानी हमारे लिक्विड होता है और गैस हमारी क्या, वाष्प हमारी क्या होती है, गैस होती है। तो यही चीज़ हमारी देखिए 0 और 0 से हमारी देखिए पहले हमारी बर्फ थी, बर्फ बनने के बाद हमारा लिक्विड बनेगा और लिक्विड बनने के बाद जैसे हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी उबलेगा तो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा हमारा। तो यहीं से चीज़ें आपकी दे रखी। तो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा क्या कि परम शून्य ताप कितना होता है, तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा। फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो कितने भी आप MCQ लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं कई जगह देख भी रहा हूँ, एक दिन में 50 से 70 MCQ लगाइए और नहीं लगा तो ये हो जाएगा, तो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं किसी की देखिए वो नहीं कर रहा हूँ, बट ये कि अपना अपना तरीका है कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। चलिए मेरा तरीका यह था कि मैं आपको थ्योरी करा दूं और बाद में आपका MCQ करा दूं, ताकि एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए। मैं ये भी कर रहा था, पहले मैं भी कर रहा था खाली MCQ करा दूं, लेकिन कई डिमांड थी सर कोर्स पूरा करा दो, तो मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरी भी हेल्प करिए, फटाफट शेयर करा करिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये है हमारा कि 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये चीज पूछा गया है हमारा कि जल का त्रिक बिंदु कितना होता है। जल का त्रिक बिंदु होता है हमारा 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग याद रखेंगे सर जी ये क्या दे रखा है, वो हमको ये चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक है। हमसे फिगर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्रॉप करके इसको अच्छे से सेट कर दिया कि ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो मैंने यही चीज़ ली है। चलिए आगे इसमें देखिए क्या दे रखा है हमारा। अब इसमें चीज़ें हमारा दे रखा है कि ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल थर्मोमीटर। अब क्या होता है ये हमारा, तो ये क्या होता है हमारा, सुनिए ध्यान से। यह सीबेक प्रभाव पर आधारित तापमापी है। इसका परास माइनस का 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि सीबेक प्रभाव, अब सर जी सीबेक प्रभाव होता है क्या, तो अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें है क्या, देखिए इसका टेम्परेचर पूछा जाता है यानी कि इसकी परास कितनी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे सीबेक जो हमारा होता है, सीबेक प्रभाव का टेम्परेचर होता है ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1600 यानी प्लस में 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है हमारा। तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। अब आगे हमारा सीबेक प्रभाव समझते हैं क्या होता है हमारा। व्हाट इज सीबेक प्रभाव, कि जब दो अलग अलग धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं, जब दो अलग अलग तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं। अब इनको के अलग अलग टेम्परेचर भी रखते हैं, यानी कि पहले को अलग टेम्परेचर दूसरे को अलग टेम्परेचर। तो इस परिपथ में एक हमारी क्या धारा बहती जिसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। यानी कि दो अगर तार हैं और तारों को मोड़ करके हम एक परिपथ बना देते हैं और उसमें अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं। टेम्परेचर करने के बाद एक धारा बहने लगती है जिसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, सीबेक प्रभाव। तो सीबेक प्रभाव का मान -273 से लेकर के 1600 तक होता है हमारा, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या है हमारा। अब इसमें अगली लाइन हमारी क्या है कि तापमान, यानी कि तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, इसीलिए डेंसिटी क्या होती है यानी घनत्व तो हमारा घटता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट उठाया कि ये तापमान बढ़ने पर यानी कि तापमान अगर बढ़ता है तो आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है और हमारा घनत्व तो क्या होता है, घट जाता है। अब एक फॉर्मूला होता है D बराबर होता है m/v, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। वही चीज यहाँ पे दे रखी, अगर तापमान हमारा क्या होता है, बढ़े तो क्या होगा, आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन घनत्व तो क्या होता है, घटता। देखिए बढ़ने का और घटने का साइन दे रखा है हमारा। तो आप लोग क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे हमारे न्यूमेरिकल हल हो जाते हैं हमारे। चलिए आगे क्या है हमारा। अब आगे चीज दे रखा है हमारा कि ऊष्मा संचरण की विधि यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होता है हमारा। ऊष्मा संचरण की हमारी 3 विधियां होती हैं, जिसका पहले का नाम है हमारा क्या, पहला होता है
चालन, दूसरा क्या होता है संवहन, और तीसरा क्या होता है विकिरण। इन तीनों से कंफर्म हमारा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो वो हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। अब इसमें से पहले ही क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है। अब ऊष्मा संचरण किसमें सबसे तेज होता है, अभी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे भाई। ध्यान से सुनिए, ये चीजें हैं क्या हमारी। अब देखिए इसमें दे रखा हमारा, सर जी ये केतली वेतली चाय वाय क्या उबाली जा रही है, ये क्या उबाला, ये कंडक्शन है हमारा, ये कन्वेक्शन है हमारा, और ये क्या है रेडिएशन है हमारा। तो ये चीज़ें हैं क्या, पहली चीज़ें हम अच्छे से समझ तो लें हमारा। तो देखिए शुरू करते हैं भाई। पहली हमारी डिफिनेशन दे रखी चालन। चालन क्या है हमारा, कंडक्शन क्या होता है हमारा, तो यह क्या है, तो यह ऊष्मा संचरण की एक विधि है। यहाँ ऊष्मा संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं के गति की होती है, यानी कि यह ऊष्मा संचरण की एक विधि है। ऊष्मा संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं के गति करती है, यानी कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा जाती है तो बिना कण यानी कि बिना अणुओं के हमारी क्या कर सकती, गति कर सकती है, यानी कि सीधी रेखा में हमारी गति करती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन यानी कि चालक कहते हैं हमारा। आगे इसमें क्या है हमारा कि ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है हमारा। यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति होती, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे इसमें क्या है हमारा, आगे चीज हमारी दे रखी है कि लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी में तुलना करने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी या अधिक गर्म प्रतीत होती है, क्योंकि लोहे में चालन अधिक होता है। अब लोहे में चालन अधिक होता है भाई, इसीलिए तो हमारा क्या होता है, देखिए लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी में तुलना करने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी होती है या अधिक गर्म प्रतीत होती है, क्योंकि लोहे में चलन अधिक होता है। जाहिर सी बात है, हम ठंडियों में अगर बैठते हैं तो लोहे की कुर्सी हमारी ठंड ज़्यादा लगती है, और जबकि लकड़ी की तुलना में कम लगती है। तो ये किस कारण होता है, तो ये चलन अधिक है, यानी कि चालन कंडक्शन अधिक होता है हमारा। सेकंड क्या है हमारा, मिट्टी के बर्तन तथा स्टील के बर्तन में तुलना करने पर स्टील के बर्तन में चाय पीना मुश्किल है, क्योंकि स्टील के बर्तन का ऊष्मा का चलन सबसे तेज होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम चाय अगर केतली यानी कि उसमें किसमें स्टील में अगर लेते हैं तो उसमें हमारे गर्म लगती है। तो रीजन क्या होता है, ये होता है चालन के द्वारा होता है। तो आप लोग की जब यहाँ से कंप्लीट होगी थ्योरी ना, तो एमसीक्यू, हाँ वो ठोसों में अगर कोई चीज़ गर्म होती है ठंडी होती है तो याद किया था हमने, तो वो चलन द्वारा होता है। तो वो चीज़ आपको पॉइंट वहाँ से याद हो जाएगी। इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सोचो कि एमसीक्यू लगा लें तो भैया लगाते रहो और पेपर निकाल लेना, तब हमसे मिलना आके, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, संवहन क्या होता है हमारा। अब देखिए संवहन क्या होता है हमारा, कन्वेक्शन क्या होता है हमारा। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है हमारा। अब उसमें अणुओं की गति नहीं हो रही थी और इसमें अणुओं की गति कारण होता है। द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा होता है। तो क्वेश्चन ठोसों में किसके द्वारा होता है, चलन द्वारा होता है। सेकंड लाइन क्या है, द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो याद रखेंगे संवहन द्वारा होता है। आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। फिर से एक बार, ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो चलन द्वारा होता है। द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो संवहन द्वारा होता है। तो ये पॉइंट आपके याद करने वाले हैं। चलिए आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है हमारा। अब तीसरा हमारा क्या है, विकिरण। हम लोगों ने चलन पढ़ लिया, चलन पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने संवहन पढ़ लिया। अब तीसरा क्या आता है हमारा, विकिरण आता है हमारा। रेडिएशन क्या होता है हमारा, चलिए देखिए। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए होता है। यानी कि ऊष्मा संचरण एक ऐसी विधि है हमारी जिसमें ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम के गर्म होता है हमारा, वही क्या कहलाता है हमारा, विकिरण कहलाता है। यानी कि अगर कोई देखिए हमारा सन है, ये सन है हमारा, और ये क्या दे रहा है हमारा, रेडिएशन दे रहा है हमारा। स्पेस पे क्या दे रहा है हमारा, रेडिएशन ही तो दे रहा है हमारा। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई हमारी। अब देखिए इसमें एक पॉइंट क्या है हमारा कि ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि क्या है हमारी, विकिरण होती है। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है तो किस के द्वारा पहुंचती है, तो याद रखें विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। अब देखिए यहां से आपके दो क्वेश्चन निकल के आए कि सूर्य की ऊष्मा
पृथ्वी पर पहुंचती तो कौन से विधि के द्वारा पहुंचती, तो उस विधि का नाम होता है हमारा विकिरण विधि होता है। और वायुमंडल गर्म होता है तो वो किस कारण से गर्म होता है, तो वो हमारा संवहन के द्वारा गर्म होता है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं संवहन क्या होता है हमारा। इसमें थर्ड लाइन क्या है, इसमें दे रखा है एग्जाम्पल इसका, मिट्टी की ऊष्मा मनुष्य तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये भी हमारा क्या, कि मिट्टी की जो ऊष्मा है हमारी मनुष्य तक किस विधि द्वारा पहुंचती है, तो ये हमारी पहुंचती है विकिरण द्वारा पहुंचती है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो लाइक जरूर करा करिए फ्रेंड्स, आप देखिए लाइक करो कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सा पता लगे मैं जो हम आपको करा रहे हैं वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो बता दी, मैं दूसरा तरीका भी करूंगा, ठीक है। अगला इसमें नोट क्या है हमारा, धातु की टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है लकड़ी के टेबल की तुलना में, क्योंकि धातु के टेबल में चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण होता है, जबकि लकड़ी के टेबल में केवल क्या होता है, विकिरण, संवहन और वाष्पीकरण होता है, चलन हमारा नहीं होता। तो आप लोग इन पॉइंटों को क्या कर लेंगे, याद रखेंगे हमारे। बाकी इसमें फिगर दे रखा तो फिगर हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। आगे इसमें हमारा क्या है हमारा, कि सामान्य शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठंड के दिनों में कपड़ों का कार्य है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकना हमारा। सेकंड क्या हमारा, टुंडा प्रदेशों में एस्किमो बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं, क्योंकि दोहरी दीवार के बीच की हवा ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। तो यही रीजन होता है कि देखिए एक्सिमो जो बर्फ इलाके होते हैं वहां पे दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं, और ये तरीका क्या होता है, ये ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। तो यही रीजन होता है हमारा, ठीक है। आप लोग इन पॉइंटों को भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अगले हमारा क्या है हमारा, कि ऊष्मा गति का नियम हमारे। अब देखिए यहां से आपके नियम से भी क्वेश्चन बनेंगे हमारा। एक होता है ऊष्मा गति का शून्यवा नियम, हमने शून्यवा नियम नहीं लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था। अब उसमें से एक चीज पूछी जाती है कि ऊष्मा गति का जो शून्य नियम होता है वो किस पर कार्य करता है, तो वो जो कार्य करता है वो टेम्परेचर यानी कि ताप पर कार्य करता है। तो वो आप लोग याद रखेंगे। अब इससे हम लोग पढ़ते हैं कि ऊष्मा गति का पहला नियम है लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, कई बार बने हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, तो इन नियमों को आप लोग याद कर लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा से वह वस्तु या वह मशीन दो कार्य करता है। पहला कार्य अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा बाह्य ऊर्जा यानी कि W, अर्थात Q बराबर क्या एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी कि U हम किसको बोलते हैं, तो U हमारा जो होता है इसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, W क्या होता है, ये होता है हमारा बाह्य ऊर्जा यानी कि बाह्य कार्य होता है। तो Q बराबर एक फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा U प्लस W हमारा। इस नियम क्या था हमारा, कि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा वह वस्तु या वह मशीन दो कार्य करता है। पहला हमारा क्या, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दूसरा हमारा बाह्य कार्य हमारा। तो ये हमारा ऊष्मा गति का प्रथम नियम हमारा। अब यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल के आता है, ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हमारा कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया हमारा। ऊष्मा गति के पहले नियम से ऊष्मा को परिभाषित किया जा सकता है हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे इसमें देखिए क्या दे रखा है हमारा। अब पहला नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब दूसरा नियम हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझते हैं ऊष्मा गति का दूसरा नियम क्या होता है हमारा। फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि एक्चुअली में बुक में बहुत ही छोटा छोटा दे रखा है, तो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं PDF जरूर डाल दूंगा तो आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी देखिए दूसरा नियम हमारा कह रहा है, इस नियम के अनुसार ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप में नहीं होता है। अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप में होता है। यानी कि अगर कोई टेम्परेचर उच्च ताप से निम्न ताप में हो रहा है तो ऊष्मा गति का कौन सा नियम होता है, तो ऊष्मा गति का दूसरा नियम होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा। इसमें अगला पॉइंट क्या है हमारा, किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती, यानी कि पूछा जाता है कि मशीन की दक्षता कितनी होती, 100 होती है, 100% होती है, 100% से कम होती है, या फिर चौथा पॉइंट हो। तो ये इसमें से आप लोग याद रखेंगे, इसमें जो मशीन की दक्षता होती है वो 100% क्या होती है, कम होती है हमारी, ठीक है।
इसमें अगला पॉइंट क्या है हमारा, ऊष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार। अब दूसरे नियम के अनुसार क्या हमारा, अब इसमें एक नोट पॉइंट दे रखा है हमारा कि आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, लेकिन यह वास्तविक रूप से संभव नहीं। अगर देखिए कोई भी मशीन है हमारा, उसकी जो कैपेसिटी जरूरी थोड़ा ना 100% होती। अब हम लोग एग्जाम में आईसीआर के एग्जाम में हम लोग पढ़ रहे हैं तो जरूरी थोड़ा ना कि 25/25 हम ले ही आएंगे, ठीक है, कोई भी नहीं ला सकता फ्रेंड, लेकिन कोशिश तो करते हैं कि 25 में 25 हम तैयारी करवा रहे हैं, और जो आप लोग भी 25/25 लाने कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार की मशीन की जो दक्षता होती है कि कोई भी हमारी 100% नहीं होती है हमारी, ठीक है। तो आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है, तो वो 100% होती है हमारी। चलिए आगे इसमें क्या पॉइंट हमारा बनेगा, हाँ, अब ये किरचॉफ लॉ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला नियम क्या हमारा, इस नियम के अनुसार जो वस्तु ऊष्मा का अच्छी तरह अवशोषक होगी, वह वस्तु उतनी ही अच्छी उत्सर्जक होती। यानी क्वेश्चन ये बनता है, अच्छी उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक, यह किसका नियम होता है, अच्छी उत्सर्जक या फिर अच्छे अवशोषक, यह किसका नियम होता है, तो यह नियम होता है किरचॉफ का नियम होता है। तो आपका बीच में से परिभाषा की बीच में से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं हमारे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है, तो ये किस नियम के कारण होता है, तो ये नियम होता है किरचॉफ के नियम के कारण होता है हमारा। थर्ड इसमें क्या है हमारा, एक काली और एक सफेद गेंद को समान टेम्परेचर पर गर्म करके अगर अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए तो काली गेंद अधिक चमकेगी। अब ये पूछेगा कि किस रीजन के कारण होता है, तो भैया होता है हमारा किरचॉफ के नियम के कारण होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ लीजिए, तभी हमारे एमसीक्यू अच्छे होंगे। चलिए आगे इसमें क्या चीज़ हमारी दे रखी है, अब इसमें एक चीज़ हमारी ऊष्मा इंजन यानी कि हीट इंजन क्या होता है हमारा। देखिए हीट इंजन क्या है हमारा, तो हीट इंजन क्या होता है हमारा, देखिए वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल देता है ऊष्मा इंजन कहलाता है। वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में यानी कि टेम्परेचर को वर्क में क्या कर देता है, बदल देता है, वह हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मा इंजन कहलाता है हमारा। एग्जांपल डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ऊष्मा इंजन कहलाते हैं हमारे। आगे इसमें क्या दे रखा है हमारा, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनता है आपका, ऊष्मा इंजन की दक्षता। अगर कोई ऊष्मा इंजन T1 है टेम्परेचर और तापमान पर और Q1 ऊष्मा लेता है तथा T2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा लेता है, तो इसमें एक फॉर्मूला बन जाता है, ईटा बराबर T1 माइनस T2। अरे सर जी रुको, ईटा क्या, ये सर जी ईटा क्या, मारने वाला फेंकने वाला ईटा है, ये वो वाला ईटा नहीं है। अगर हाई स्कूल इंटर आप लोगों ने किया होगा तो एन ऐसे बनता है और एन ऐसे लटक जाइए, ठीक है, तो इसको ईटा बोलते हैं। ईटा बराबर फॉर्मूला बनता है T1 माइनस T2 अपान T1 इंटू 100 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपान Q2 इंटू 100। तो ये हमारा बनता है हमारा ऊष्मा की दक्षता का फॉर्मूला हमारा। चलिए आगे इसमें देखिए क्या है हमारा, अब यहां से फॉर्मूला आ गया। अब न्यूमेरिकल इसीलिए मैं करा रहा हूं, इसीलिए आपको वो फॉर्मूला मैंने याद करवाया है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर कोई इंजन 527 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा लेता है और वातावरण को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर लौटा देता है, तो ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होगी। तो देखिए अब क्वेश्चन में हमारा डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। अब डिग्री सेंटीग्रेड में कभी भी याद रखिए आप लोग, कोई भी चीज़ अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखी हो तो 90% उसको हम लोग चेंज कर देते हैं केल्विन में हमारा। तो अभी हमने बताया क्या है, एक नियम पीछे चले जाइए और थ्योरी में देखिए क्या है हमारा, कि अगर टेम्परेचर हमारा T1 दे रखा है, T1 टेम्परेचर कितना दे रखा था, 527 हमारा डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री सेंटीग्रेड को हम अधिकतर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, किस में चेंज करते हैं, केल्विन में। तो अभी बताया कि डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में चेंज करना होता है तो प्लस 273 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कई लोग घबरा गए होंगे, सर ये 273 कहाँ से आ गए, तो बेटा ये देखिए सुनिए, अगर कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने पर चेंज कर देते हैं तो 273 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे करी गई हमारी। तो 527 प्लस 273 जोड़ देंगे तो 800 केल्विन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या दे रखा था, पहला T1 दे रखा था टेम्परेचर, दूसरा वातावरण को 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दूसरा टेम्परेचर कितना हमारा T2 बराबर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें भी अगर 227 में से 273 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 300 केल्विन आ जाएगा हमारा। एक फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ईटा बराबर फार्मूला क्या होता है, T1 माइनस T2 बटे T1 इंटू 100। सर जी वहाँ पे तो Q1 वाला भी था, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको Q1 की यहाँ पे बात ही नहीं दे रखी, हमसे सिर्फ और पूछा है कि टेम्परेचर के बारे में पूछा और इंजन की हमसे दक्षता पूछा, तो यहाँ से दो फार्मूला निकल के आते हैं, ठीक है। आप में छोटा ही सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए ईटा बराबर T1 माइनस T2 बटे T1 इंटू क्या हो जाएगा, 100 रख देगा, तो यहाँ से बस दोनों की वैल्यू रख दीजिए।
पहले का कितना था 800, हमने चेंज कर दिया था 800 माइनस 300 बटे 800 इंटू 100 घटा देंगे तो 500 बटे 800 इंटू 100 तो 500 बटे 8 आ जाएगी, कितनी जाएगी इंजन की दक्षता हो जाएगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे क्या हमारा, अब इसमें से हमारी ये पॉइंट हमारे बनते हैं। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता हाइड्रोजन गैस की होती है, उसके बाद जल की होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो होती है विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो याद रखा होगा जल की होती है। लेकिन जल से भी पहले एक की होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की जो ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है, और उसके बाद किसकी होती है, तो वो होती है हमारी जल की होती है। हमारी कितनी होती है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सेकंड पॉइंट कितना हमारा, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होने के कारण वाहनों में रेडिएटर में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहनों में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उच्च ऊष्मा धारिता के कारण किया जाता है हमारा। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, खाना पकाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न होती है, जबकि ऊष्मी चालकता क्या होती है हमारी, उच्च होती है हमारी। तो ये चीज हमारे इतने पॉइंट जितने होने थे क्लियर हो गए हैं हमारे। अब इसमें से एक दो हमारे फ्रेंड्स न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं एमसीक्यू पे चलते हैं हमारा। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 ग्राम पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितनी ऊष्मा खर्च होती है हमारी। 100 ग्राम पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। एक फॉर्मूला होता है, ये होता है क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। एम की वैल्यू कितनी दे रखी, 100 ग्राम दे रखा, तो भाई हमने 100 ग्राम रख दिए। एस क्या है, तो एस हम बोलते हैं, एस होती है हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है। अब ये 1 किसकी होती है सर जी, ये पानी की होती है। देखिए पानी, वैसे अभी हमने बताया कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमने एस की जगह पे 1 रख दिया हमारा, और क्यू, क्यू हमारा सर जी क्यू यहाँ पे 10 कैसे आ गए, 10 ऐसे आ गए हमारा। ये फार्मूला अभी होता है T2 माइनस का T1। तो T2 माइनस T1 यानी कि 30 में से अगर 20 को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 1000 आ जाएगा। ग्रुप डी में भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे, ठीक है, तो आपकी वहां से भी क्लियर हो जाएंगे हमारी चीजें। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 200 ग्राम बर्फ को -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए दी गई ऊष्मा का मान क्या होता है। 200 ग्राम बर्फ को, अब क्यू बराबर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे एम एस डेल्टा टी। अब यहाँ पे तो ये चीज दे रखी है, 200 ग्राम तक दिए। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री तक ले जा रहे हैं हमारे, तो अब 40 में से 30 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे बर्फ दे रखा है, वहां पे कितना दे रखा था हमारा, पानी दे रखा था। तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है, ये बर्फ, ये ऐसे हमारा दे रखा है, यहाँ पे बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है हमारी, तो ये हल कर देंगे। यहाँ पे 0.5 दे रखा है, देखिए 0.5 है, और नीचे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है हमारा। तो यहाँ से अगर देखिए ये कितना करा गया हमारा, देखिए ये 0 से 0 काट दिया, 200 गुणे 5 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 100 आ गया हमारा। तो ये अगर यहाँ पे घटा देंगे तो 1 हो जाएगा हमारा। तो 5 से काटा 1/20, तो ये जो हमारा होता है 0.5/20 जो होता है, ये हमारी बर्फ की होती है हमारी। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे क्यू की जगह पे देखिए थीटा की जगह पे हमने कितना 10 रख दिया, यानी कि -40 में से ये प्लस का 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। और हमारी जो थीटा की वैल्यू यानी कि ऊष्मा हमारी कभी माइनस में नहीं रखते, तो 10 से 10 देखिए कट गया हमारा, और ये पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाएगा हमारा, तो 20 पंचे कितना आ जाएगा, 100 कैलोरी आ जाएगा। तो ऊष्मा यहाँ पे कितनी आ गई हमारी, 100 कैलोरी आ गई हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम लोगों ने अच्छे से थ्योरी को एक्सप्लेन कर लिया। अब हमारे जितने भी इसमें एमसीक्यू बचते हैं, हम एक एक करके इनके एमसीक्यू देख लेते हैं फ्रेंड्स। जितने भी आप देखिए थ्योरी अगर ध्यान से पढ़ी होगी तभी हम लोग एमसीक्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, किसी वस्तु की ऊष्मी ऊर्जा उस वस्तु के अणुओं की क्या होती है, किसी वस्तु की जो ऊष्मी ऊर्जा होती है उस वस्तु के अणुओं की क्या होती है, कुल ऊर्जा के क्या होती है, बराबर होती है। फॉर्मूला पढ़ाया क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, ठीक है। तो यही वहां से फॉर्मूला निकला हमारा कि ऊष्मी ऊर्जा हो उस वस्तु की क्या होती है, अणुओं की कुल ऊर्जा के हमारे बराबर होती है हमारी। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा हमारा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो अभी हमने बताया कि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है हमारी, करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती। तो क्वेश्चन अभी हमने बताया विकिरण माध्यम क्या होता है, चलन माध्यम क्या होता है, संवहन माध्यम क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया। सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती, तो वो पहुंचती हमारी विकिरण द्वारा पहुंचती है हमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, दो वस्तुओं का ताप में 63 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, केल्विन पैमाने पर इसका अंतर कितना होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप लोग हमें क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। हमने अभी बताया डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन पैमाने पर चेंज करते हैं तो हमारा कितना मान आएगा। तो मुझे भी तो पता चले आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से अगर पढ़ी है तभी आप लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा फोर्थ नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये होता है 373 केल्विन। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था थ्योरी में ध्यान से, पानी का क्वथनांक केल्विन पर कितना होता है हमारा, और सॉरी क्वथनांक पर कितना होता है और हिमांक पर कितना होता है। तो जो हमारा केल्विन पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किसी वस्तु का ताप निम्न में से किसका सूचक है, किसी वस्तु का जो ताप है हमारा निम्न में से किसका सूचक है, तो ये होता है उसके अणुओं के औसत वेग के बराबर होता है। ठीक है, उसके अणुओं के औसत यानी कि किसी वस्तु का जो टेम्परेचर है वो किसका सूचक होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उसके अणुओं के औसत वेग के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर चलते हैं हम लोग। ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है, ऊष्मा संचरण सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ये होता है हमारा विकिरण माध्यम में होता है। ठीक है, विकिरण द्वारा होता है हमारा, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो किस माध्यम में, वो विकिरण द्वारा होता है हमारा। तो ऊष्मा संचरण सबसे अधिक सबसे तेज किसमें होता है, तो विकिरण द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है हमारा कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक कितना होता है, कैलोरी प्रति ग्राम। फ्रेंड्स देखिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अभी 400 से 500 ही व्यूज आते हैं, तो देखिए अभी कई लोग क्या है एमसीक्यू करा रहे हैं तो इनके कितने व्यूज आते हैं, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन हमारा भी चैनल जहां मैं पहुंचाना चाहता हूँ वहां पर पहुंचेगा एक दिन, एक ना एक दिन। ठीक है, वो आप लोग ही पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर देख रहे हैं कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो कहीं ना कहीं आप लोग ही करेंगे हमारे लिए, क्योंकि देखिए इतने अच्छे से मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके बाद एमसीक्यू कर रहा हूँ, और अदर भी क्या कर केवल और केवल एमसीक्यू करा रहे हैं, वही हो रहा है। तो ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर हमारा, अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। तो अंगीठी, और अभी हमने वाला अंगीठी वाला क्वेश्चन कराया भी था, तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है हमारा चलन तथा संवहन द्वारा होता है। तो देखिए विकिरण वाला तो वैसे भी काट देंगे हम लोग, विकिरण जहां जहां देखे वैसे ही काट देंगे हम लोग। तो जहां बचा के दो ऑप्शन चलन और संवहन, तो अंगीठी पतली क्या विकिरण, क्यों विकिरण वाला तो अलग माध्यम था, वो सूर्य की रोशनी वाला था हमारा, तो बचा क्या चलन और संवहन। क्योंकि चलन और संवहन किसमें होता है, द्रव और गैसों में होता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन अपना 10 क्या है हमारा, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है। अब देखिए हमारा अभी हम लोगों ने क्वथनांक पढ़ा वो 373 था, और पानी का क्वथनांक हिमांक वाला कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है, ऊष्मीय विकिरण की चाल कैसे होती है, तो ये होती है हमारी प्रकाश के बराबर होती है। ऊष्मीय विकिरण की जो चाल होती है वो प्रकाश के बराबर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 12 क्या कह रहा है हमारा, कि ओस पढ़ने के लिए वायु का तापमान होना चाहिए, ओस पढ़ने के लिए वायु का तापमान कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हमारे ओसांक से कम होना चाहिए हमारा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, 5 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 5 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 8 पंच 40 यानी कि 400 कैलोरी होनी चाहिए। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला पर पढ़ा होगा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी हमारा, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हो। तो 8 पंच 40 यानी कि 400 कैलोरी आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 14 कह रहा है हमारा, कि ब्राउनी गति होती है, ब्राउनी गति एक कैसी होती है, तो ये हमारी होती है एक टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति होती है। तो टेढ़ी मेढ़ी तो कहीं लिखा नहीं, लेकिन अनियमित गति जरूर लिखा, नहीं ब्राउनिन गति ऐसी ऐसी होती है हमारी। ठीक है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ब्राउनिन गति। क्वेश्चन 15 क्या हमारा, जब वाष्प संघनित होती है, तो अब जब वाष्प संघनित होती है हमारी
तो पहला हमारा वह ऊष्मा अवशोषित करती है, वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप कम हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि जब वाष्प क्या होती है हमारी संघनित होती है तो ऊष्मा क्या हो जाती है, ऊष्मा हमारी उत्सर्जित होती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा हमारा। क्वेश्चन 16 क्या है हमारा, यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणुओं की, अब किसी वस्तु को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की क्या होती है, अणुओं की चाल बढ़ जाती है। जाहिर सी बात, किसी चीज को गर्म करेंगे तो उनके अणु क्या गर्म होंगे, तो गर्म होने के इधर उधर भगेंगे, यानी कि चाल भी क्या होगा हमारी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है हमारा। अभी हमने कराया ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन आया हमारा, रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि, तो ऐसा क्यों होता है हमारा, इनके लोहे की बचत होती है, छोटे लोहे खंड मजबूत होते हैं, लोहे के खंड बड़े और खंड बनाना कठिन है। फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या हमारा, इनकी पटरियों को गर्म ऊष्मीय प्रसार करने के लिए मिल जाता है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा, जूल प्रति किलोग्राम किसका है। तो देखिए जूल प्रति किलोग्राम जो होता है हमारा किसका मात्रक होता है, ये होता है हमारा गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा, परम शून्य ताप होता है, जो परम शून्य ताप होता है ये हमारा कितना होता है, तो ये होता है हमने अभी बताया जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को ही हम लोग क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, कि किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो अभी ये डिफिनेशन कराइए, इसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपके देखिए 21 क्वेश्चन मैंने करा दिए, आपकी देखिए यहाँ से थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, थ्योरी प्लस और हमारे न्यूमेरिकल भी यहाँ से हो गए और हमारे एमसीक्यू भी हो गए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सर क्लास कैसी रही है। ठीक है, कमेंट जरूर करा करिए और चैनल पे लाइक जरूर करा करिए। ठीक है, और आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं, देखिए शेयर जरूर करा करिए आप, तो थोड़ा सा हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।